नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल के बारे में ही आज हम मंत्रिमंडल के कार्य और अधिकारों की चर्चा करेंगे। हम यह देख ही चुके हैं कि ब्रिटेन में राजमुकुट के नाम से समस्त अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग राजा के नाम से मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। किंतु मंत्रिमंडल को यह जो शक्ति प्राप्त हुई है, इसका आधार कानूनी न होकर के अभिसमयात्मक है। अर्थात कानून की नजर में तो आज भी ब्रिटेन में समस्त कार्यपालिका शक्ति का अधिकारी राजा ही है। राजा के नाम से ही समस्त कार्यों का संपादन किया जाता है और कानूनी दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल केवल राजा की परामर्शदात्री समिति मात्र है। किंतु परंपराओं से आज राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया हुई, उसके कारण राजा की शक्ति दिनों दिन कम होती चली गई और राजा की उन शक्तियों का हस्तांतरण मंत्रिमंडल के पास होता चला गया। और आज स्थिति यह है कि ब्रिटेन की राजनीति की समस्त कार्यपालिका शक्ति और प्रशासन में सर्वोच्च स्थान मंत्रिमंडल का ही है। राजमुकुट के द्वारा जितनी भी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वस्तुतः वे मंत्रिमंडल की ही शक्तियां हैं। इन विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करने का आज हम प्रयास करते हैं। राजमुकुट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों में है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति कानून निर्माण के क्षेत्र में है और कानून निर्माण की सभी शक्तियां संसद को प्राप्त है। किंतु व्यवहार में हम यह देख सकते हैं कि संसद पर भी मंत्रिमंडल का ही नियंत्रण है। जिस प्रकार आज राजमुकुट की या राजा की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, वैसे ही आज संसद की समस्त शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल करने लग गया है। राजा जो कानूनी संप्रभु है, उसकी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास आ गई हैं और संसद जो कि जनता की प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक संप्रभु है, उसकी भी समस्त शक्तियों का व्यावहारिक नियंत्रण और उनका उत्तरदायित्व और उनका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। कानून निर्माण के क्षेत्र में यदि बात करें तो अधिकांश कानून निर्माण और कानूनों का लगभग 90% से भी अधिक भाग मंत्रिमंडल के द्वारा ही उसका निर्माण किया जाता है। कानून निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल विभिन्न कानूनों के प्रस्ताव तैयार करता है। उन प्रस्तावों को उनका स्वरूप निर्धारित करके उनको मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करता है। मंत्रिमंडल की ही जिम्मेदारी है कि वह सदन में उन विभिन्न कानूनों के प्रस्तावों या विधेयकों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न प्रश्नोत्तरों में भाग लेकर के सदन की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। और यह भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक को मतदान में उसे पारित करवाना और अंततः राजा के द्वारा उसको हस्ताक्षरित करवाना। इस प्रकार से कानून निर्माण की प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर के अंत तक सभी प्रक्रियाओं में मंत्रिमंडल की ही महत्वपूर्ण सहभागिता रहती है। विधेयक प्रस्तुत करने का कार्य मंत्रिमंडल के अतिरिक्त अन्य संसद सदस्यों का भी हो सकता है। किंतु व्यवहार में स्थिति ये है कि गैर सरकारी विधेयक भी वही पास हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल का समर्थन मिलता है। जिन गैर सरकारी विधेयकों को मंत्रिमंडलीय समर्थन नहीं प्राप्त होता,
उनके जीवन का अंत कानून बनने से पहले ही हो जाता है। कानून निर्माण के अतिरिक्त यदि संसद की प्रक्रिया संबंधी पक्षों को देखा जाए तो वहां भी पूरी तरह से मंत्रिमंडल का ही नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल ही यह तय करता है कि संसद की बैठकों को कब आहूत करना है, संसद के सत्र का कब समापन करना है, और यदि मंत्रिमंडल चाहे तो संपूर्ण सदन को, हाउस ऑफ कॉमन्स को, वो विघटित भी राजा को परामर्श दे सकता है कि उसका विघटन कर दिया जाए। इस प्रकार न केवल कानून निर्माण के क्षेत्र में वरन संसद की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर भी मंत्रिमंडल का ही नियंत्रण होता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन होता है लॉर्ड सभा और कॉमन सभा का, उस संयुक्त अधिवेशन में राजा के द्वारा जो उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया जाता है वह भी वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और मंत्रिमंडल इसमें आगामी 5 वर्ष के शासन की सामान्य नीति और कार्यक्रम का सांकेतिक विवरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संसद के सभी महत्वपूर्ण घटकों पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। यदि संसद के निर्माण की बात की जाए तो लॉर्ड सभा का निर्माण भी एक प्रकार से मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि लॉर्ड सभा में लॉर्ड बनाने का जो राजा का दायित्व है वो व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल लॉर्ड बनाने के लिए राजा को परामर्श देता है, राजा केवल उसी व्यक्ति को लॉर्ड बना सकता है, और इस तरह मंत्रिमंडल लॉर्ड सभा के निर्माण में भी अपनी पूरी दखल रखता है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार मंत्रिमंडल के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल स्वयं कार्यपालिका का चुंबक है और वह इस रूप में 3 महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। पहला तो मंत्रिमंडल ही तय करता है कि आने वाले 5 वर्षों में शासन की नीति क्या होगी, शासन की दिशा क्या होगी। तो संसद में प्रस्तुत की जाने वाली नीति का अंतिम निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, संसद ने जिस निर्धारित नीति पर अपनी स्वीकृति दे दी है उसके अनुरूप उस नीति के क्रियान्वयन का दायित्व भी मंत्रिमंडल का ही होता है, और इस रूप में मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्री अपने अपने विभागीय अध्यक्षों के रूप में कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित करते हैं। तीसरे, इन विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में विभिन्न कार्यों के बीच सीमा का निर्धारण और सामंजस्य करने का काम भी मंत्रिमंडल का होता है, क्योंकि प्रत्येक विभाग का जो राजनीतिक अध्यक्ष होता है वो एक मंत्री होता है, और ये मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में अपने अपने विभागीय कार्यों की चर्चा करते हैं, विभागीय समस्याओं का समाधान करते हैं, और विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य मंत्रिमंडल की बैठकों में ही किया जाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति का व्यवहार में मंत्रिमंडल ही प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल नीति का चुंबक है, और वह न केवल घरेलू मामलों में वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में वही अंतिम निर्णय लेता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति ने मंत्रिमंडल के कार्यपालिका और व्यवस्थापन संबंधी अधिकारों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। आज व्यवहार में स्थिति ये है कि संसद कानूनों की मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत कर पाती है, और उसमें विभिन्न बातों का समायोजन करने का जो दायित्व है वो कानून के क्रियान्वयन के समय मंत्रियों को ही सौंप दिया जाता है। विभिन्न
कानूनों का जब क्रियान्वयन किया जाता है तब आवश्यकतानुसार जो अनेक आदेश निकलते रहते हैं, उन आदेशों को प्रिवी परिषद के मोहर के अंतर्गत मंत्रिमंडल के द्वारा ही जारी किया जाता है। और मंत्रिमंडल के द्वारा ये जो सपरिषद आदेश निकाले जाते हैं, इन सपरिषद आदेशों का महत्व वैसा ही होता है, इनकी पवित्रता वैसी ही होती है जैसी कि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों की होती है। इसलिए आज कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत मंत्रिमंडल ने इतनी अधिक शक्तियों को प्राप्त कर लिया है कि व्यवस्थापन और कानून निर्माण के क्षेत्र में आज राजा और संसद के स्थान पर मंत्रिमंडल ही सर्वे सर्वा बन गया है। मंत्रिमंडल अपने कार्यपालिका संबंधी दायित्वों को संसद के सम्मुख उत्तरदायित्व के साथ प्रस्तुत भी करता है। जब जब संसद के सत्र होते हैं, उस समय संसद में विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों का समाधान भी सदन में मंत्रिमंडल को ही करना होता है। इस प्रकार प्रशासन को नियमित रूप से दोषों से मुक्त करने का दायित्व भी मंत्रिमंडल का ही होता है, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल सक्रिय रूप से कार्यरत रहता है और छाया मंत्रिमंडल की जो कठोर आलोचनाएं हैं, उनसे प्रशासन को बचाने का कार्य भी मंत्रिमंडल को ही करना होता है। इस प्रकार जहां एक तरफ मंत्रिमंडल के विशाल अधिकार हैं, वहीं मंत्रिमंडल के पास अत्यंत विस्तृत दायित्व भी हैं, कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना मंत्रिमंडल के लिए जरूरी होता है। मंत्रिमंडल के वित्त संबंधी कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राज्य की नीति का निर्धारण किया गया है, उस नीति के क्रियान्वयन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। और वित्त का प्रबंध कैसे किया जाएगा, कौन से स्रोत होंगे जिनसे पैसा प्राप्त किया जाएगा, ये सब आवश्यक वित्त जुटाने का जो अंतिम दायित्व है वो मंत्रिमंडल का ही होता है। एक ब्रिटेन में एक अभिसमय के अनुसार राजा की पूर्वानुमति से वित्त विधेयक को लोक सदन में मंत्रिमंडल के द्वारा ही, वित्त मंत्री के द्वारा ही रखा जाता है। यह जो अभिसमय है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ और आज दुनिया के लगभग सभी देशों में कानूनन इस अभिसमय को वहां स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है कि राज्य के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से, यहां मैं फिर दोहरा देती हूं कि राजा की पूर्वानुमति से किसी भी वित्त विधेयक को, चाहे वह बजट है चाहे कोई अन्य वित्त विधेयक, उसे संसद के निम्न सदन में और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। वित्त मंत्री जो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहलाता है, उसी का ये दायित्व है कि वह बजट का अंतिम रूप से मंत्रिमंडल के सहयोग से निर्माण करे और उसे सदन में प्रस्तुत करे। संसद में बजट प्रस्तावों की जो विभिन्न आलोचना की जाती है, उन आलोचनाओं का उत्तर देना और सदन के कटौती प्रस्तावों से अपने बजट को बचाना, यह मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। यदि संसद किसी भी प्रकार से बजट में कटौती प्रस्ताव पास करवाने में, पारित करवाने में सक्षम हो जाती है, तो ये मंत्रिमंडल की एक बहुत बड़ी कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए अपने वित्तीय दायित्वों के संदर्भ में मंत्रिमंडल बहुत सचेत होकर कार्य करता है और वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करता है। यह भी अंततः मंत्रिमंडल को ही देखना है कि देश का जो व्यय है वो संचित निधि से किया जाएगा अथवा आकस्मिक निधि से। राजा के नियंत्रण में राजकोष में दो प्रकार का पर्स होता है या निधि होती है, संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि। संचित निधि में सामान्य खर्चे किए जाते हैं और आकस्मिक निधि से कोई आकस्मिक रूप से किए जाने वाले
व्यय का वहन किया जाता है। देश को विभिन्न प्रकार के ऋण कहाँ से लेने हैं और यदि ऋण देना है ब्रिटेन की सरकार को तो वो ऋण किन देशों को दिया जाएगा, ये सारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त का जो नियोजन है मंत्रिमंडल का ही अंतिम दायित्व है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और वित्त संबंधी इन दायित्वों के अतिरिक्त भी मंत्रिमंडल अन्य कार्यों को करता है। राजा को न्याय के क्षेत्र में क्षमादान का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, किंतु राजा न्याय का स्रोत होने पर भी क्षमा के इस अधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल के और मुख्य रूप से गृह मंत्री के परामर्श पर ही करता है। राजा को सम्मान का स्रोत भी माना जाता है और इस नाते वह विभिन्न प्रकार की उपाधियों का प्रतिवर्ष वितरण करता है। वह श्रेष्ठ नागरिकों को नाइट की उपाधि प्रदान करता है, लॉर्ड सभा की सदस्यता देने के लिए पीयर की उपाधि प्रदान करता है और अन्य प्रकार की धार्मिक उपाधियों का भी वितरण उसके द्वारा किया जाता है। किंतु वस्तुतः यहाँ भी वह मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई सूची के अनुसार ही, उसके परामर्श के अनुसार ही उपाधियों का वितरण कर सकता है। वह स्वविवेक से इस पर कोई निर्णय नहीं लेता। देश विदेश में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं, जितने भी विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग बनाए जाते हैं, विदेशों में जो राजदूतों की नियुक्तियां की जाती हैं, अन्य कमीशन पर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में राजा को मंत्रिमंडल का आवश्यक परामर्श प्राप्त होता है और राजा उन्हीं व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करता है जिनके बारे में मंत्रिमंडल सूची प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कि ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है, 2005 में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी है और उस न्यायपालिका पर भी विभिन्न प्रक्रियाओं के होते हुए राजा न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इनमें भी मंत्रिमंडल का जो परामर्श है वो यद्यपि अंतिम नहीं होता, किंतु इस विभिन्न कड़ी में मंत्रिमंडल का परामर्श भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्रिटेन में जितनी भी राजनीतिक शक्ति है या जो भी कानूनी शक्ति है, उसका सर्वे सर्वा आज व्यवहार में मंत्रिमंडल बन चुका है। उसने राजकीय निरंकुशता के सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया है। उसने संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत का भी अपहरण कर लिया है और आज ब्रिटेन की राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र है वो मंत्रिमंडल बन चुका है। अब व्यवहार में यह प्रश्न उठता है कि जो मंत्रिमंडल इतनी अधिक शक्तियों का स्वामी है, क्या वो वास्तव में अधिनायक की स्थिति में आ गया है? क्या मंत्रिमंडल ब्रिटेन में वो स्थिति प्राप्त कर चुका है जो किसी समय में राजाओं की निरंकुश स्थिति थी? इसका अध्ययन करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि लोकसभा के साथ उसके संबंध कैसे हैं, कानूनी तौर पर और व्यावहारिक दृष्टिकोण से। इस पर अनेक विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से विचार भी किया है। कानूनी दृष्टिकोण से डाइसी ने यह बताया है कि मंत्रिमंडल और संसद के संबंध किस प्रकार के हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है रेम्जेम्योर और लास्की ने। डाइसी ने मंत्रिमंडल और संसद के आपसी संबंधों का कानूनी दृष्टिकोण से विचार करते हुए यह बताया है कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है और संसदीय सर्वोच्चता जो है वो कानून निर्माण के क्षेत्र में है और इसलिए भी है क्योंकि वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अभाव है। न्यायपालिका के पास यह अधिकार नहीं है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दे सके। यह जो संसदीय सर्वोच्चता है, यह संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक क्षेत्र में भी और कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी क्षेत्र में भी
विस्तृत होती है, क्योंकि संसद जब अपने सत्र चलते हैं उन विभिन्न सत्रों में वह मंत्रिमंडल पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, कार्य स्थगन प्रस्ताव पास करके, बजट में कटौती प्रस्ताव पास करके, निंदा प्रस्ताव पास करके और यहाँ तक कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, ये सारे इतने महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके द्वारा संसद कार्यपालिका पर या मंत्रिमंडल पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। इस प्रकार डाइसी यह स्थापित करता है कि ब्रिटेन में कानूनी स्थिति आज भी संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति है और संसद व्यवस्थापन के क्षेत्र में और कार्यपालिका पर नियंत्रण के क्षेत्र में आज भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति में है। इसलिए मंत्रिमंडल वहां केवल संसद की एक समिति के रूप में ही कार्य करती है। उसके पास आज भी संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करना एक आवश्यकता है। किंतु यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो रेमजेम्योर और लास्की का अलग निष्कर्ष सामने आता है और रेमजेम्योर का ये कहना है कि डाइसी ने जिस कानूनी स्थिति का जो पक्ष प्रस्तुत किया है, व्यवहार में स्थितियां वैसी नहीं है। व्यवहार में कार्यपालिका क्षेत्र में मंत्रिमंडल के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी हम देख ही चुके हैं कि कानून निर्माण के क्षेत्र में संपूर्ण कानूनों के निर्माण से लेकर के उन्हें सदन में पारित करवाने से लेकर के और राजा के अंतिम हस्ताक्षर करवाना और प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानून निर्माण की शक्ति का अधिकांश स्वयं हस्तगत कर लेना और संसद के स्वयं निर्माण के दृष्टिकोण से पीयर की उपाधि के द्वारा संसद की सदस्यता को नियंत्रित कर लेना और संसद के विभिन्न बैठकों के कार्यक्रम को तय करना, संसद के स्थगन को लेकर के अपना निर्णय देना और यहाँ तक कि लोक सदन के विघटन का भी राजा को परामर्श दे देना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो व्यवहार में यह दर्शाते हैं कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में अब मंत्रिमंडल की शक्तियां ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। यही स्थिति कार्यपालिका और वित्तीय क्षेत्र में भी है कि व्यवहार में संपूर्ण वित्त भी मंत्रिमंडल के नियंत्रण में ही आ गया है। लास्की का निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार रेमजेम्योर का यह निष्कर्ष है कि व्यवहार में मंत्रिमंडल ही अधिक शक्तिशाली हो गया है, किंतु लास्की का निष्कर्ष ये है कि मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली अवश्य हुआ है किंतु वह अधिनायक बनने की स्थिति में नहीं है। लास्की का जो निष्कर्ष है वो डाइसी और रेमजेम्योर की बजाय अधिक संतुलित है और सत्य के अधिक निकट भी है। लास्की का ये कहना है कि संसदीय प्रणाली की सफलता इसी में है कि मंत्रिमंडल को शक्ति का केंद्र बना दिया जाए। यदि मंत्रिमंडल लोकसभा का नियंत्रण नहीं करेगा तो लोकसभा नेतृत्व विहीन हो जाएगी और वो विभिन्न कार्यों के संपादन में सक्षम नहीं रहेगी। लोकसभा में बहुमत को बनाए रखना एक अत्यंत विकट कार्य है और यह केवल एक सक्षम नेतृत्व के अंतर्गत ही संचालित हो सकता है और यह नेतृत्व प्रदान करने का कार्य प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। किंतु यह समस्त व्यवस्था निरंकुश आधार पर नहीं होती वरन लोकप्रियता और जनमत के कारण होती है। लोक सदन मंत्रिमंडल के नियंत्रण को तभी तक स्वीकार करता है जब तक वह उसके द्वारा समर्थित नीति का उल्लंघन नहीं करता। लोक सदन ने मंत्रिमंडल की जिस नीति का समर्थन कर दिया है, अब लोक सदन के लिए आवश्यक है कि वह उसके क्रियान्वयन के लिए भी उसका सहयोगी बना रहे। इसलिए लोक सदन अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल को विभिन्न प्रकार के नियंत्रण सौंपता है। यह कार्यों को भली प्रकार से करने के लिए आवश्यक भी है।
मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व को रोकने के लिए या मंत्रिमंडल के को अधिनायक न बन पाए, इसके लिए वहां पर अनेक अन्य व्यवस्थाएं भी विद्यमान हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नियंत्रण मंत्रिमंडल पर होता है वो विरोधी दल के अस्तित्व का नियंत्रण है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि विरोधी दल सदन में अपने छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और यह छाया मंत्रिमंडल अत्यंत आवश्यक उपकरण है मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से। दूसरे, ब्रिटेन का जनमत अत्यंत जागरूक और शिक्षित जनमत है। ब्रिटेन की जनता निरंतर राजनीतिक प्रश्नों पर अपनी नजर रखती है और अपना मत अभिव्यक्त करती है। ब्रिटेन की जनता किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं करती। ब्रिटेन के जनमत ने ही भूतकाल में राजाओं की निरंकुशता को अस्वीकार करके उनको शक्तिहीन कर दिया। ब्रिटेन के जनमत ने ही संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत में उसके निरंकुश शक्ति को नियंत्रित करके उसे मंत्रिमंडल के हाथ में दे दिया और अब वह मंत्रिमंडल को भी इस प्रकार निरंकुश बनने से रोकती है और उसके नियंत्रण की चाबी उसने विरोधी दल को दे दी है। इस प्रकार ब्रिटेन का जनमत किसी भी प्रकार के अधिनायकत्व को स्वीकार करने की मानसिकता में नहीं है। ब्रिटेन में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिसमय हैं, सदन के जो विभिन्न अभिसमय हैं, विभिन्न परंपराएं हैं, वे परंपराएं भी मंत्रिमंडल को अधिनायक बनने से रोकती हैं। राजा के जो परमाधिकार हैं और राजा के जो विशेष अधिकार हैं और बैजोट के शब्दों में राजा को जो परामर्श, प्रोत्साहन और चेतावनी देने के महत्वपूर्ण अधिकार है, वो भी मंत्रिमंडल को अधिनायक बनने से रोकते हैं। क्योंकि राजा की जो महत्वपूर्ण स्वीकार्यता है ब्रिटेन की जनता के बीच में, वो इस कारण है कि उसका यह अब दायित्व है वो विभिन्न शक्ति के केंद्रों को संतुलित और नियंत्रित रखे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल पर स्वयं अपने ही दल के सदस्यों का भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो विभिन्न व्यक्ति चुनकर के आते हैं वो अपने अनुभव के कारण बार बार नेता चुने जाते हैं, वो सदन में बार बार आते हैं और अपने राजनीतिक अनुभव के कारण वो मंत्रिमंडल को आसानी से नियंत्रित करने की स्थिति में होते हैं। इस प्रकार लास्की का ये निष्कर्ष है कि यद्यपि ब्रिटेन में संसदीय कार्यप्रणाली ऐसी है कि मंत्रिमंडल के पास अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया है, किंतु वह व्यवहार में अधिनायकत्व की स्थिति में नहीं है। मंत्रिमंडल की शक्ति में प्रसार के कारण क्या हैं? यदि उन कारणों की व्याख्या की जाए तो वो इस प्रकार हैं। एक तो जो द्विदलीय प्रणाली है, उस द्विदलीय प्रणाली ने मंत्रिमंडल की शक्तियों में विस्तार किया है, क्योंकि अधिकांशतः द्विदलीय प्रणाली में लोक सदन में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो अपने दल के बहुमत की शक्ति के आधार पर मंत्रिमंडल बिना किसी बाधा के निर्णय लेने की स्थिति में होता है। दूसरा, दलीय अनुशासन की जो कैंची है वो सदस्यों पर निरंतर चलती रहती है। मंत्रिमंडल दलीय अनुशासन और राजनीतिक सचेतक की जो व्यवस्थाएं हैं उनके कारण अपने दल के सदस्यों को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वे मंत्रिमंडलीय निर्णयों का समर्थन करें, अन्यथा उन्हें दल की सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा। इस प्रकार आज राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली भी ऐसी हो गई है कि वो मंत्रिमंडलीय नियंत्रण के लिए अनुकूल हो चुकी है। आज प्रशासनिक समस्याओं की जो बढ़ती हुई जटिलता है वो ऐसी हो गई है कि संसद सामान्य रूप से प्रशासनिक जटिलताओं को समझने के योग्य नहीं होती और मंत्रिमंडल में जो अत्यधिक अनुभवी जो राजनेता होते हैं, जो जिनका कई वर्षों का राजनीतिक अनुभव होता है, उस अनुभव के परिणाम स्वरूप वे राजनीतिक समस्याओं की जटिलता को समझते हैं।
इसलिए अपने उस अनुभव और ज्ञान के कारण भी वे अपनी शक्ति का विस्तार करने में सक्षम हुए हैं। जो कार्य भूतकाल में संसद स्वयं करती थी, आज कार्यभार की अधिकता के कारण संसद अपने कार्यों के निर्वहन में सक्षम नहीं है। इसलिए संसद की अक्षमता और कार्यभार की अधिकता ने भी मंत्रिमंडल की शक्तियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो उस कार्य के साथ उसके पास कुछ अधिकार भी आ जाते हैं और वो अधिकार उसकी शक्तियों को बढ़ाते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व यद्यपि उसको उत्तरदायी बनाए रखता है, किंतु उसको इस रूप में शक्तिशाली भी बनाता है कि इसके कारण मंत्री एक साथ एकजुट होकर के समूह भाव से कार्य करते हैं, और जब वे समूह के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति और क्षमता अनंत गुना बढ़ जाती है और मंत्रिमंडल की शक्ति में विस्तार होता है। फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मंत्रिमंडल के पास लोक सदन के विघटन की एक अंतिम शक्ति भी विद्यमान होती है। यदि लोक सदन मंत्रिमंडल के कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है तो मंत्रिमंडल लोक सदन के विघटन का परामर्श देकर के उसके राजनीतिक जीवन को ही समाप्त कर सकता है। फिर ब्रिटेन में जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा 1911 और 1949 के दो कानूनों के माध्यम से लॉर्ड सभा के अधिकारों में कटौती कर दी गई है, और आज व्यवहार में स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल केवल पूरी संसद के प्रति नहीं किंतु केवल लॉर्ड सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। अब उसका उत्तरदायित्व केवल एक ही सदन के प्रति रह गया है, और इस तथ्य ने भी उसकी शक्तियों को बढ़ाने का कार्य किया है। आज संसदीय कार्यविधि भी ऐसी हो गई है कि संसदीय कार्यवाही के नियम से संसद सदस्यों के हाथ बंधे रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि संसद के सत्र बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी विचार विमर्श के संपन्न कर दिए जाते हैं, और जो नियंत्रण संसदीय सदस्यों का मंत्रिमंडलीय सदस्यों पर होना चाहिए वह केवल औपचारिकता मात्र बन करके रह गया है। सिंपल क्लोजर की प्रक्रिया के द्वारा वाद विवाद को प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। मुखबंध या गिलोटीन के द्वारा विधेयक को अनेक भागों में बांट करके और उसके लिए प्रत्येक भाग के लिए एक निश्चित समय निश्चित कर दिया जाता है कि उससे अधिक प्रश्नोत्तर नहीं किए जा सकेंगे, और कंगारू क्लोजर के द्वारा कुछ अंशों पर वाद विवाद की अनुमति ही नहीं दी जाती, और ये विभिन्न प्रकार के जो समापन प्रस्ताव हैं या ये जो विभिन्न प्रकार के जो क्लोजर हैं, ये समापन प्रस्ताव किस स्थान पर और किस तरह लाए जाएंगे यह तय करने का कार्य भी मंत्रिमंडल का ही होता है। और समय समय पर आने वाले जो राष्ट्रीय आपात हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या 1930 की जो आर्थिक मंदी है, इन आर्थिक आपातों से सफलतापूर्वक लड़ने का कार्य ब्रिटेन के मंत्रिमंडलों ने ही किया है। तो इसलिए उन आपातकाल ने भी मंत्रिमंडल की शक्ति में इजाफा किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनेक महत्वपूर्ण कारणों से यद्यपि मंत्रिमंडल की शक्तियों का विस्तार हुआ है, किंतु जैसा कि लास्की का निष्कर्ष है, यह अधिनायक बनने की स्थिति में नहीं है। यह शक्ति का चुंबक है और संपूर्ण राजनीतिक शक्ति इसके इर्द गिर्द घूमती है। धन्यवाद।